नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश खिवोरा। स्वागत है इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से। अब कुछ नहीं बचा। दरअसल एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, यानी कि मोतियों का हार। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, ये चीन की पॉलिसी है और मकसद है भारत को चारों ओर से घेरना, यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उसको अपने पाले में ले लेना। दरअसल मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी, कि नेबर को खुश रखोगे तो हमारे लिए समस्याएं कम हो जाएंगी। और चीन ने कहा कि आप थोड़ा वक्त गुजरने दीजिए, आप एक भी नेबर को खुश नहीं रख पाएंगे और हर नेबर जो है वो दरअसल आपसे खफा हो जाएगा और मैं देखूंगा कि वो आपसे खफा हो जाए। और पिछले 10 सालों में चीन कामयाब हो गया। कैसे? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में ये सब कैसे हो पाया? चाइना ने भारत के ऊपर फौलादी शिकंजा कैसे कसा? कैसे भारत के सारे पड़ोसी एक तरह से भारत के दुश्मन बन गए और जयशंकर को कहना पड़ा कि रिलेशन विद चाइना सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बिंग। दरअसल मोदी की विदेश नीति की जो हार नहीं, जो ब्लंडर है, सबसे बड़ा हिमालयन ब्लंडर है, आज हमारे सामने है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी मूर्खता के कारण न केवल हंसी का पात्र बनी पूरी दुनिया के अंदर विदेश नीति में, बल्कि अपने चारों साइड में अपने दुश्मन पैदा कर दिए। म्यांमार दोस्त नहीं, भूटान अब दोस्त नहीं, नेपाल अब दोस्त नहीं, पाकिस्तान पहले से दोस्त नहीं था, मालदीव्स दोस्त नहीं, लंका दोस्त, एक बचा था बांग्लादेश, दोस्त था, अब वो भी दोस्त नहीं। क्या कहूं मैं इससे ज्यादा, मैं कह भी क्या सकता हूं। चलिए एक एक करके कैसे चीन ने हमारे पड़ोसियों को हमसे छीन लिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में और क्या हुआ अल्टीमेटली, कौन से ऐसे डिस्प्यूट थे जिसने चीन ने एक्सप्लॉइट किया और हम कुछ नहीं कर पाए। चलिए चलते हैं उस यात्रा पर। शॉर्ट में, बहुत लंबा नहीं जाएंगे लेकिन शॉर्ट में समझाएंगे कि कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भारत को अपने शिकंजे में ले गई और इसके अंदर जो लैंड हमने ईस्टर्न लद्दाख में गंवाया है, डेमचौक और डेप्संग चीन के हाथों, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो कि ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है, 2,500 स्क्वायर किलोमीटर का, वो हम गंवा चुके हैं। उसी के बारे में जयशंकर और डोभाल लगातार कह रहे हैं कि 75% मसला सॉल्व हो गया, 25% सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन बताते नहीं कि 25% क्या है। ये 25% वही है जो सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो चीफ हैं, अनिल चौहान जो है, उन्होंने बताया कि हाँ, डेमचौक और डेप्सांग के ऊपर चीन हमसे बात भी नहीं करता और उसके ऊपर कब्जा करके बैठ गया है। वो हमारे हाथों से जा चुका है। चलिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के कुछ खास फीचर्स देखते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी आपके सामने बिल्कुल ऑफ चाइना, यानी कि मोतियों का हार। अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत को चारों ओर से कैसे-कैसे घेरना है। इसमें आपका मालदीव्स भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इवन अफ़गानिस्तान भी उसने अपने कब्ज़े में ले लिया है और नॉर्थ में आपका भूटान और जो नेपाल है, उनको भी अपने कब्ज़े के अंदर ले लिया है। अब भारत के लिए चारों साइड में एक भी दोस्त नहीं है, एक भी। इसे कहते हैं कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी एंड मैरीटाइम सिल्क रोड। ऐसा क्या हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्यों भारत ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के बावजूद अपना सब कुछ गँवा दिया? देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। 8 कंट्री यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल सब हमारे हाथ से निकल गए। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान राज आ गया और उसके तुरंत बाद चीन ने अपने संबंध उनसे प्रगाढ़ किए, बल्कि यहाँ तक एक एग्रीमेंट कर लिया कि सीपेक प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, वो भी देखा जाए तो अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड करने की बात की और वहाँ के मिनरल्स के ऊपर एक खास उसके साथ एग्रीमेंट किया। तो आठों देश कैसे निकलते हैं हाथ से, आइए देखते हैं। अफ़गानिस्तान सीपेक प्रोजेक्ट बीइंग एक्सटेंडेड, ये मुख्य-मुख्य चीज़ें हैं, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है ये। बांग्लादेश पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर चाइनीज़ नेवी, अब तो पूरा का पूरा चाइनीज़ और अमेरिकन अधिकार में चला गया। म्यांमार पूरी तरह से मिलिट्री जुंटा के अंतर्गत है, तो पूरा चाइना का प्रभाव है और चाइना एक तरह से कहा जाए वो चाइना का एक्सटेंडेड प्रोविंस बन चुका है म्यांमार। पहले आते हैं नेपाल पर।
नेपाल से हमारी क्या जंग हुई जो नेपाल नाराज़ हुआ। वहाँ पे केपी शर्मा ओली आए थे जो नेपाल समर्थक हैं, ओवन जो प्रचंड आए थे वो भी एक तरह से कहा जाए कुछ इंडिया समर्थक, कुछ नेपाल समर्थक। लेकिन असली मुद्दा निकल के आता है डिस्प्यूटेड काला पानी। लिपू लेक, लिम्पा धुरिया और काला पानी यहाँ के ऊपर जो कि पौड़ी गढ़वाल के साथ लगता हुआ हमारा एरिया है, उसको क्या कहते हैं कि नेपाल अपना बताता है, भारत अपना बताता है। दोनों ने अपने-अपने मैप इश्यू कर दिए और यहाँ से जो एक किस्म से कहा जाए जो कलह स्टार्ट हुई दोनों के बीच में वो आज तक बनी हुई है। यहाँ पर अगर इस मैप पे देखेंगे तो आप पाएँगे कि खास तौर से धारचूला के पास में जो एरिया है ऊपर जो 3 देशों का त्रिकोण है, जहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हो सकती है और होती भी है। ये एरिया वो है जिसके ऊपर नेपाल अपना कब्ज़ा करना चाहता है, इंडिया के अभी पास में है और एक्चुअली बीच में दोनों के बीच में एक नदी बहती है, उस नदी से एक पुल बना हुआ है। नेपाल के बच्चे आते हैं, इंडियन स्कूलों में पढ़ते हैं, लोग खरीदारी करते हैं, वापस चले जाते हैं क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन अब वहाँ पर जो उन लोगों के अंदर एक किस्म से कहा जाए जो जलन है या ईर्ष्या है, वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा जो नए मैप इश्यू किए गए थे नेपाल के द्वारा वो भी एक हार्ट बर्न का कारण था। भारत ने भी एक अखंड भारत का नक्शा इश्यू किया और नेपाल को अपना पार्ट बता दिया। उससे भी वहाँ पे लोगों के अंदर भारत के प्रति काफ़ी नफ़रत आई। कुछ वर्ष पहले जब नेपाल अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, वहाँ पे भारत ने इंटरफेयर किया और जो मधेशी लोग थे, जो बेसिकली बिहार, नेपाल की सीमा पे हैं, उनको जो उचित स्थान मिलना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में वो नेपाल नहीं दे रहा था, लेकिन भारत ने वहाँ इंटरवीन करके एक नाकेबंदी की और कई महीनों तक भारत की ओर से जाने वाला राशन पानी जो होता है, जो अनाज जाता है, दालें जाती हैं, खाने का तेल जाता है, पेट्रोल डीज़ल जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस घटना ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर भारत के प्रति नफ़रत पैदा की और एक किस्म से कहा जाए तो वहीं से भारत और नेपाल के बीच में दरार पड़ गई। और बाद में जब अग्निपथ का स्कीम आया, अग्निवीर का स्कीम आया, तो वहाँ पर सिर्फ 4 वर्ष की स्कीम आई और नेपाल की सरकारों ने 4 वर्ष के लिए अपने बहादुर गोरखाओं को भारत की सेना में जाने से मना कर दिया। एक किस्म से भारत ने नेपाल के सपनों पर कुठाराघात किया और भारत और नेपाल दूर होते चले गए और कहीं न कहीं चीन ने उस बात का फ़ायदा उठाया और अपने जो प्रोजेक्ट्स हो सकते थे, उनको फ़ास्ट गति से लेके आया। यही नहीं बल्कि चीन से लेके खास तौर से तिब्बत रीजन जो है उनका वहाँ से काठमांडू तक का जो रेल लिंक है, उसका निर्माण भी स्टार्ट किया और हाईवे निर्माण भी स्टार्ट किया, जो कुछ ही सालों में पूर्ण हो जाएँगे। तो एक किस्म से कहा जाए कि रोटी-बेटी का रिश्ता होने के बावजूद भी नेपाल आज हमसे कटता गया और हम कुछ नहीं कर पाए और उसके पीछे मोदी की जो एरोगेंस थी अपनी, जो अहंकार था कि नेपाल हमारे सामने क्या है, हमारे एक बच्चे की तरह है और वो उसके सामने मुँह कैसे उठा सकता है। लेकिन मोदी जी भूल गए, आप जब राष्ट्रों से डील करते हैं, तो आप उनको या उनके प्रधानमंत्री को, भले ही कितना छोटा देश हो, आप एज़ ए अपना मुख्यमंत्री डील नहीं कर सकते। वही गलती मोदी ने की, अहंकार नेपाल को हमसे दूर ले गया। भूटान, अगर भूटान पे आए तो भूटान कैसे दूर हुआ? दरअसल सारा मसला यहाँ से स्टार्ट होता है कि जहाँ भूटान को भारत से जो अपेक्षाएँ थी वो पूरी नहीं हुई, भूटान के अंदर रजीम भी बदला और वहाँ पर जो नए राजा आए थे, राजा ने अपना गद्दी कई साल पहले छोड़ दी थी, अपने पुत्र को दे दी थी, फिर वहाँ पर लोकतंत्र भी आया, प्रधानमंत्री भी आए। लेकिन कुछ वर्ष पहले वहाँ पे डोकलाम प्लेटू जो कि 269 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो भारत की चिकन स्नैक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके बिल्कुल पास है। जो हार्डली 21-22 किलोमीटर का कॉरिडोर है, ये नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है, बीच में फिर बांग्लादेश आ जाता है। उसके ऊपर अगर नज़र रखेंगे तो डोकलाम प्लेटू बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर काफ़ी टसल रही भारत और चीन के बीच में और इस बीच में जाकरलुंग और पासमलुंग के जो 495 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया थे और कुछ और भी एरियाज़ हैं जो कि ईस्टर्न सेक्टर में है, वो चीन ने अपने कब्ज़े में ले लिए। साढ़े 7 लाख की पॉपुलेशन वाला भूटान डर गया और उसने फिर पहली बार देखा जाए तो क्योंकि भूटान में चीन की एम्बेसी भी नहीं है। और पहली बार उसने ये संपर्क किया कि भई आप दरअसल देखा जाए तो मैं आपसे समझौता करने को तैयार हूँ। तब चीन ने कहा कि मैं आपको जाकुर लूँगा और पासम लूँग वापस दे दूँगा। लेकिन उसके बाद पासम लूँग देने से मना कर दिया और कहा कि मैं जाकर लूँग दूँगा और तुम्हें मुझे डोकलाम प्लेटो देना पड़ेगा। डोकलाम प्लेटो इंडिया नहीं चाहता किसी भी हालत में चीन के पास जाए क्योंकि डोकलाम प्लेटो चला गया तो चीन हमारे सिर पर आके बैठेगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कभी भी हमको काट सकता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी हार होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे नाथुला है, गैंगटॉक है, थिम्पू है,
और बीच में एक छोटा-सा एक चिकन स्नैक एरिया है नेपाल और भारत के बीच का, नेपाल और बांग्लादेश के बीच का जो भारत के पास है। 21-22 किलोमीटर की चौड़ाई है उसकी, बस ये एरिया पूरे नॉर्थ ईस्ट से हमको जोड़ता है। अगर ये कट जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, अगर देखा जाए तो। ये दोनों चित्र मैंने आपके लिए एक साथ सामने दिए। तो भूटान भी एक किस्म से कहा जाए, और भारत ने लगातार भूटान को दी जाने वाली सहायता में कटौती की है। आज से कुछ साल पहले तक उनको एनुअली हम 3 से 4 हज़ार करोड़ देते थे, अब मुश्किल से हम 2 ढाई हज़ार करोड़ देते हैं। और नेपाल ने फिर भूटान ने वहाँ पर एक दीवारें खड़ी कर ली, भारतीयों को आना-जाना थोड़ा काफ़ी हद तक मुश्किल कर दिया। एज़ ए टूरिस्ट के तौर पर ₹1200 पर डे का टैक्स भी लगा दिया कि अगर आप भूटान घूमने आना चाहते हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो आपको ₹1200 पर नाइट का वहाँ पर टूरिज़्म टैक्स भी देना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें अलग से हैं। तो भूटान की दूरी जो थी बड़ी क्लियर थी, हालाँकि अभी पूरा दूर नहीं हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली भूटान चीन की ओर झुकता नज़र आ रहा है, और डोकलाम भारत के हाथों से जा रहा है, यानी कि भूटान के हाथों से जा रहा है, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम श्रीलंका को देखें तो आप जानते हैं कि राजापक्षे तो बिल्कुल उनके साथ में थे, और जो नीचे का हम्बनटोटा पोर्ट है, वो 99 ईयर्स की लीज़ पे चाइना के स्पाइंग शिप्स को दे दिया गया, और कहा कि चाइना इस पोर्ट को ऑपरेट कर सकता है। तो एक किस्म से कहा जाए कि पूरे के पूरे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर नज़र रखने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थल था, और उसको राजापक्षे जो उस समय वहाँ पर राष्ट्रपति थे जिन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, वो भी दरअसल देखा जाए तो एग्रीमेंट के अंतर्गत ये पोर्ट उनके पास चला गया, और इस किस्म की जासूसी शिप्स लगातार वहाँ पर लंगर डालते रहते हैं। ये मालदीव्स में भी लंगर डालते रहते हैं। तो श्रीलंका भी उसका जो झुकाव है, वो एक तरह से कहा जाए तो पूरा का पूरा चाइना के प्रति है। अभी जो वहाँ पे एक लेफ्टिस्ट दिशानायक के जो नए राष्ट्रपति आए हैं, उनका झुकाव भी चीन के प्रति ही है। मालदीव्स मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ घट गया पिछले कुछ 2-3 सालों में, और किस ढंग से माले हमारे पास से निकल कर चीन के पाले में चला गया। तो माले का पाले बदल गया, और पूरी तरह से फिर पहली जो यात्रा की उन्होंने चीन की थी, मोज़ू वहाँ जाके शी जिनपिंग से मिलते हैं, रेड कारपेट वेलकम मिलता है, लेकिन बहुत हद तक देखा जाए तो भारत ने मालदीव्स की मदद तो की है, चंगुल से छुटाने की मदद की है, लेकिन मालदीव्स का चीन प्रेम है कि बिल्कुल ही कम नहीं होता। वहाँ पर एक फ्रेंडशिप ब्रिज है 2 आइलैंड्स के बीच में, वो चीन के द्वारा ही बनाया गया है। शायद भारत के लिए ये मौका था कि कुछ इन्वेस्टमेंट करे, वहाँ पर कुछ ज़्यादा करके पैसे लगाए, लेकिन भारत शायद पैसे लगाने से हमेशा पीछे हटता रहा, और लिमिटेड मात्रा में पैसे लगाता रहा, जिस कारण चीन ने उसका फ़ायदा उठाया, और कहीं न कहीं इंडिया आउट का नारा वहीं से लगना शुरू किया। तो हमारे हालात चीन मालदीव्स के अंदर भी खराब हुए, और वहाँ पर कई आइलैंड चाइना की नेवी को दे दिए गए ताकि वो अपना बेस वहाँ पर बना सके। और अगर ये चाइनीज़ स्पाइंग शिप्स इन Maldives, Maldives having military pact with the China and giving some islands for the bases also. पाकिस्तान मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा देखा जाए तो जो गिलगित-बाल्टिस्तान का पीओके जो एरिया है ऊपर दिखाया गया है, और एलओसी के लेफ्ट में जो पीला रंग है वो पूर्व पीओके का एरिया है। वहाँ से सीपैक प्रोजेक्ट गुजरता है, चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और अब वो अफ़गानिस्तान को एक्सटेंड हो रहा है। ये $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के बारे में मैं क्या कहूँ, किस किस्म की है हमारी दुश्मनी है, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। ये काशगर से स्टार्ट होता है, सीपैक प्रोजेक्ट है जो गवादर पोर्ट तक जाता है। तो चाइना को एक्सेस मिल गया है अरब सागर के अंदर, यानी कि सीधा चीन से हिंद महासागर एक छोटे रूट के द्वारा अब वो आता है, और बलूचिस्तान से भी रास्ता है, और इसका रास्ता इस्लामाबाद, लाहौर और कराची होकर भी है। एक किस्म से कहा जाए तो चाबहार पोर्ट जिसको इंडिया ईरान में डेवलप कर रहा है, गवादर पोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ईरान भी इस समय भारत से दूर नज़र आ रहा है, और चाबहार पोर्ट के लिए इंडिया ने इस साल सिर्फ 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। शर्म की बात है, क्या कहें? ये जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया इंडिया पाकिस्तान का सीपेक का प्रोजेक्ट, ये जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की आपको। तो मेरा जो तात्पर्य ये था यहाँ पर पूरा का पूरा ये चीज़ें दिखाने का, वो ये था कि एक-एक करके भारत के जितने पड़ोसी थे, और जो बांग्लादेश तो अभी गया है, अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। बांग्लादेश तो इस समय पूरी की पूरी तरह अमेरिकन, और ख़ास तौर से क्या कहा जाए कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंदर है। मोहम्मद यूनुस साहब हैं, सबको पता है कि वो अब भारत के कब्ज़े से सब बाहर जा चुका है, और हम उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाएँगे। बांग्लादेश का दूर होना भारत के लिए एक किस्म से बहुत बड़ा झटका है। म्यांमार पहले ही मिलिट्री जुंटा के अंतर्गत है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमने चारों साइड में अपने दुश्मन क्रिएट कर लिए। अभी मोदी जी जब न्यूयॉर्क गए थे यूएनजीए की असेंबली मीटिंग के लिए, तो वहाँ भी उन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब से मिलना जो था मुनासिब नहीं समझा। लेकिन
बाइडेन ने उनको इम्पोर्टेंस दिया और वो चित्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस ढंग से बाइडेन ने इम्पोर्टेंस दी है और ये चित्र इस टाइम पूरे दुनिया में क्या कहते हैं कि टॉक ऑफ द टाउन कह सकते हैं कि भारत के मोदी ने मोहम्मद यूनुस को मिलने का समय नहीं दिया और ना उनसे मुलाकात की, लेकिन बाइडेन उनसे ज़रूर मिले मोहम्मद यूनुस से और जिस ढंग का उनका इसके अंदर आप आपस में वार्म्थ देख सकते हैं, गर्माहट देख सकते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि किस ढंग से बांग्लादेश पूरा का पूरा अमेरिकन कैंप में और हालाँकि चाइनीज़ कैंप के अंदर भी कहा जाए तो जा चुका है और भारत के हाथों से छिटक चुका है। डोनाल्ड लू सफल हुए, अमेरिका कामयाब हुआ और अब अमेरिका भारत के खिलाफ जो राजनीति है, उसे बांग्लादेश से चलाएगा, ना कि किसी और देश से। तो ये भी हमारे हाथ से गया। अब क्या कहा जाए? तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ अब हमने दुश्मन पैदा कर लिए हैं। नेबर फर्स्ट पॉलिसी इज़ गॉन और जो जयशंकर ने कहा कि रिलेशंस विद चाइना सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बिंग, यस है। लेकिन डिस्टर्ब किसने किया है? इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? मोदी ज़िम्मेदार है। मोदी की फॉरेन पॉलिसी ज़िम्मेदार है कि उसने अपने सभी पड़ोसियों के साथ दरअसल बात करनी बंद कर दी और ये समझा कि भूटान, मालदीव्स या बांग्लादेश या श्रीलंका, ये सब तो मेरी स्टेट्स है, तो मुख्यमंत्रियों के बराबर है, ये मोदी के बराबर कैसे? मोदी क्यों उनसे बात करेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एक मूर्ख सरकार है, स्टूपिड सरकार है। इसे नहीं पता कि विदेश नीति कैसे डील की जाती है। उसे सिर्फ़ इस बात का ही अगर ज्ञान हो जाता कि भाई ये जो फ़ोटोग्राफ है, इससे पता लगता है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। और जिस ढंग से बाइडेन ने गले लगाया, उससे पता लग गया कि जो मोदी नहीं कर पाए, उसे बाइडेन ने कर दिखाया। बाइडेन इस बात का फ़र्क नहीं किया कि वो मुझसे बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन हमने फ़र्क किया। तभी मैंने कहा ना कि भाजपा की सरकार एक मूर्ख सरकार है और कुछ नहीं है और हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। चाइना ने न केवल घेरा बल्कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के द्वारा भारत के लिए मुश्किलें इतनी पैदा कर दी कि अब हम कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। शुक्रिया।